हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर और आज हमें डिस्कस करना है कॉमन जॉइंट की इंजरीज और पैथोलॉजीज। जॉइंट इटसेल्फ में हमारे पास वेट को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट तरह से लोड पड़ रहा होता है। लोड अब क्या हो सकता है, मसल की जो फोर्सेस हैं, आपके पास लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, हर जो आपके सारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई फोर्स एक्ट करके आपके पास जॉइंट की मूवमेंट्स क्रिएट कर देते हैं। रेंज ऑफ मोशन को बॉडी के सेगमेंट्स को मूव कराने के लिए रेंज ऑफ मोशन के साथ जॉइंट दो बोन से मिलकर बनता है, हमें ये बात पता है, ठीक है। अब ये जो जॉइंट्स होते हैं, बोन्स 1 2 3 समटाइम्स 3 बोन्स भी कनेक्टेड होते हैं, तो इटसेल्फ हमारे पास जो जॉइंट्स होते हैं उनमें कोई ना कोई ऐसी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, जो एट द एंड हमारे पास क्या होती है कि कॉज बन सकती है आपके पास किसी भी इंजरी की, ठीक है, जिसमें एक्यूट ओवरयूज इंजरीज होगी। इसके अलावा भी इन्फेक्शन डिजेनरेटिव चेंजेस भी होते हैं, ठीक है। सो मेजरली ये सारी चीज़ें आपके पास हम डिस्कस करते हैं जब जॉइंट की इंजरीज या पैथोलॉजीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली और सबसे सिंपल टर्म स्प्रेन, ठीक है, जिसको हम मर्ज कहते हैं सिंपल टर्म्स में। ये क्या होती है कि एक ट्विस्टिंग होती है बोन्स की, ठीक है, जिसमें आप एकदम से कहते हैं ना, बंदा चलते चलते इसका पाँव जो है वो मुड़ जाता है। मेजरली एंकल जॉइंट पे स्प्रेन बहुत कॉमन है, ठीक है। पाँव का मुड़ना जो होता है एट द एंड, क्योंकि बोन्स एकदम से रोटेट होती हैं, तो वहाँ पे जो मसल्स या लिगामेंट्स या टेंडन्स हैं वो टेयर हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, या टेयर हो जाते हैं, ठीक है। सो एट द एंड आपके पास रिजल्ट क्या आता है, स्प्रेन। वो सारे लिगामेंट्स टेंडन्स या कनेक्टिव टिश्यूज या तो उनमें से कोई एक डैमेज हो जाता है, ठीक है, या फिर आपके पास ये तीनों चीज़ें कंबाइन हो सकती हैं। अब यहाँ पे स्प्रेन आपको इस तरह से बताया गया, पर आपको कुछ बुक्स में सिर्फ लिगामेंट का जो टीयर होता है वो स्प्रेन कहलाता है। तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन मेजरली एक ब्रॉड टर्म है जिसमें लिगामेंट्स कनेक्टिव टिश्यूज टेंडन्स, इधर ही मेजरली आपकी यही चीज़ें डिस्कस होती है, ठीक है। किसी भी जॉइंट पे स्प्रेन हो सकता है, ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमनली एंकल पे होता है। जैसे लेटरल एंकल स्प्रेन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत मेजर वेट बेयरिंग जॉइंट है। आपके पास पूरी बॉडी का वेट जो होता है आपके पास किस पे है, एंकल जॉइंट पे, ठीक है। सो आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे जितना ज़्यादा वेट बेयरिंग है, इतना ही यहाँ पे ये है कि सपोर्ट इसको कम मिल रहा होता है। वेट ज़्यादा है, सपोर्ट कम है। और लेटरल साइड पे तो बहुत लिगामेंट का जो सपोर्ट है वो बहुत लेस होता है एज कम्पेयर टू मीडियल साइड। तो लेटरल साइड का बहुत ईजिली स्प्रेन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास मेजरली आपके पास जो कॉमन टर्म या टर्मिनोलॉजीज आप यूज़ करते हो वो यही होती है कि हाँ, स्प्रेन कैसे। अब इस स्प्रेन की ना उन्होंने 3 क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड किया, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि 3 डिग्रीज में इसको डिवाइड किया गया था। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है कि एक माइल्ड सी हमारे पास टेंडरनेस आती है, ठीक है। सिम्टम्स सारे माइल्ड होते हैं, टेंडरनेस आ गई, स्लाइट स्वेलिंग होगी, मिनिमल से आईओएम की भी लॉस आपको नजर आता है अगर फर्स्ट डिग्री के अंदर अंदर रहता है, ठीक है। सेकेंड डिग्री में क्या होता है कि मॉडरेट हो जाती है, ठीक है, टिश्यू का डैमेज भी हो जाता है मॉडरेट, फिर स्वेलिंग भी होगी, ब्रूजिंग भी। अब आपको यहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लू कलर की ऐसी डिस्कलरेशन जिसको आप आमटन्स में नील पड़ना कहते हैं ना, वो भी ब्रूजिंग भी आपको नजर आती है। विद दैट आपको पेन नजर आती है। रिस्ट्रिक्टेड आरओएम, रेंज ऑफ मोशन काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट होती है, ठीक है। पहले में हमने कहा मिनिमल थी, ठीक है, अब क्या हुआ कि रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, मतलब थोड़ी सी आप ये कह सकते हो इंक्रीज हो गई रिस्ट्रिक्शन, अब प्रॉपरली आपको फील होना स्टार्ट हुई है। पहले में सिर्फ आरओएम की अमाउंट कम हो रही थी, ठीक है, रेंज ऑफ मोशंस की जो बेसिकली डिग्रीज थी वो कम हो रही थी, लेकिन अब क्या हुआ कि रिस्ट्रिक्शन आ रही है, आपको बाकायदा फील हो रही है मूवमेंट परफॉर्म करते हुए। थर्ड डिग्री स्वेयर है, ठीक है, लिगामेंट का पूरा टेयर हो गया, स्वेलिंग बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, पेन है, इंस्टेबिलिटी भी आती है। अब यहाँ पे इंस्टेबिलिटी आएगी, यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन की रिस्ट्रिक्शन नहीं बल्कि इंस्टेबल सा हो जाएगा, एक ऐसा लूजनिंग सी आपको फील होगी कि यहाँ पे जॉइंट जो है वो लूज हो गया है, ठीक है, इंस्टेबल हो गया। तो जब आपको ऐसे फील होता है ना कि इंस्टेबिलिटी आ रही है, मेजरली आपके पास पेन ही होता है उस केस में, ठीक है। अब जिसका ट्रीटमेंट होता है वो राइस थेरेपी, जो बहुत बहुत आम थी, प्राइस है, राइस है, डिफरेंट तरह से इसको किया जाता है, प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, ठीक है। अब तो बहुत ज़्यादा और टर्मिनोलॉजीज के साथ डिटेल प्लान्स आते हैं जो आप रिसर्चेस के थ्रू डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको माइनर लेवल पे ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि राइस का या प्राइस का प्रोटोकॉल लगता है कि प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, लेकिन रिसर्चर्स ने अभी और भी बहुत सी चीज़ें ऐड की हैं जिसके अकॉर्डिंग भी आप इन चीज़ों को लेके चलते हो, ठीक है। सो मेजरली आपके पास ट्रीटमेंट का प्लान जो होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि लाइक आप ट्रेडिशनली आप ये यूज़ करते हो कि राइस का या रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन का ही
ट्रीटमेंट, ठीक है। फिर विद दैट अदर देन दैट स्प्रेन हम डिसलोकेशंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिसलोकेशन हमारे पास क्या होता है कि जब दो बोन्स एक दूसरे से अलग होंगे, ये याद रखना। एक जॉइंट है, ठीक है। अच्छा, हम पहले स्प्रेन की ना थोड़ी सी डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं, ठीक है। स्ट्रेन है मेजरली क्या होता है कि जब मसल या टेंडन में हमारे पास कोई इशू आता है, और लिगामेंट की जब मेजरली या टारगेट हो रहा है ना, तो क्या आपको नजर आ रहा है कि स्प्रेन था, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड थिंग क्या आ रही थी, बेसिकली डिसलोकेशन, ठीक है। डिसलोकेशन की अगर मैं आपको सिंपल सी टर्मिनोलॉजी में बताऊं कि क्या होता है, कि जब दो बोन्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसी एग्जांपल से देखते हैं। मैं कहती हूँ जिस जो दो बोन्स एंकल जॉइंट बना रही हैं, ठीक है। अब ये जो दो बोन्स है, ठीक है, मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताती, हम मेजरली सिर्फ डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को चीज़ें कंफ्यूजिंग ना लगे। बस ये याद रखो, एंकल जॉइंट को जो दो बोन्स बना रही हैं, अगर उनमें से कोई एक भी अपनी जगह से हट जाती है, या आगे की तरफ या पीछे की तरफ, इंटीरियर डिस्प्लेसमेंट या पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या कॉज करती है, डिसलोकेशन, ठीक है। अब जब वो कंप्लीटली एक दूसरे से अलग हो जाती है ना बोन्स, तब डिसलोकेशन होती है। लेकिन जब वो थोड़ी सी कहीं से भी कनेक्ट रहेंगी ना, तो वो सबलक्सेशन होती है, ठीक है। अब डिसलोकेशन बेसिकली क्या थी, डिस्प्लेसमेंट होगी आर्टिकुलेटिंग बोन्स की एट द जॉइंट, ठीक है। किसी भी जॉइंट के अंदर जब हमारे पास बेसिकली जो दोनों चीज़ें अलग अलग हो रही हैं, या दोनों बोन्स अपने एक दूसरे से अलग हो रही हैं, किसी भी फोर्स की वजह से, फॉल भी हो सकती है उसमें, ठीक है, उसमें और भी ट्रॉमा कोई हो सकता है, ठीक है। मेजरली उसका जो सबसे बड़ी कॉज है वो फॉल्स ही है, मतलब एकदम से सडन फोर्स, हाई फोर्स की वजह से अलग होती हैं, ठीक है। कॉमन साइट या ट्रॉमा भी हो सकता है, मतलब एकदम से किसी ने सडनली, या आप किसी चीज़ से बहुत तेज़ी से टकरा गए, या ड्यूरिंग एन आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आपके पास डिसलोकेशंस हो जाती हैं, जिसमें कॉमन साइट्स शोल्डर, फिंगर, नी, एल्बो, जॉ, ये सारी आती है। अब इसमें सिम्टम्स जो है ना, हमारे पास विजिबल डिफॉर्मिटीज नजर आती हैं, ठीक है। आपको पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे डिसलोकेशन हो गई है। पेन बहुत स्वेयर होती है, स्वेलिंग आ जाती है, टिंगलिंग की सेंसेशन, क्योंकि आपके पास नर्व कहीं ना कहीं कंप्रेस हो रही होती है, टिंगलिंग की सेंसेशन आएगी। आरओएम रिस्ट्रिक्ट कर जाएगी, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है। पॉसिबल जो हमारे पास लिगामेंट, नर्व या ब्लड वेसल उसके आसपास होंगे, उनके भी डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। सो मेजरली आपके पास यही आती है, और इसका मेजर ट्रीटमेंट रिडक्शन ही होती है। मेडिकल प्रोफेशन जो होता है ना, वो उसकी रिस्टोर कर देता है, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने से पहले ही इस चीज़ को कोप अप करना जरूरी होता है, ताकि आप उसको रिड्यूस कर लो, ठीक है। मेडिकल प्रोसीजर्स, डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स वो भी होते हैं जिनके थ्रू आप बेसिकली क्या करते हो, इनको रिड्यूस कर देते हो, और पेन को एलिवेट कर देते हो, ठीक है। विद दैट आप डिसलोकेशन मेजरली ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर सर्जिकली नहीं होती तो समटाइम्स इसको आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइक आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ज़रूरत है, लेकिन मेजरली ये सर्जिकल होती है, क्योंकि आपको अंडर एनेस्थीसिया ही रिडक्शन करनी पड़ती है, क्योंकि पेशेंट को पेन बहुत स्वेयर होता है, ठीक है। सो अंडर एनेस्थीसिया जब आप रिडक्शन करते हो, तो मेजरली चीज़ें बहुत नॉर्मल आ जाती है। जो थोड़ा बहुत डैमेज स्लाइट हुआ हुआ होता है, उसके लिए आप मेडिकेशंस के थ्रू या स्लाइट डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू आप वो चीज़ें रिड्यूस करवा सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट थी हमारे पास बर्साइटिस। बर्साइटिस जो है ना, सिंपल सी हमारे पास जो बरसात, जो सैक हमारे पास फ्लूइड फिल्ड होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं आपके पास मसल्स में, या जहाँ टेंडन होता है, ताकि आपके पास बोन्स और मसल्स या बोन्स के बीच में, या टेंडन्स और बोन्स के बीच में होते हैं, ताकि आपके पास दोनों के बीच में ना फ्रिक्शन सी ना आए, या एक दूसरे से कनेक्ट करके ये एक दूसरे को डैमेज ना करें, इसलिए बरसात प्रेजेंट होते हैं, मतलब आपको एक कुशन इफेक्ट देते हैं। जो आपका काम कार्टिलेज कर रही होती है ना, वैसे ही बरसात भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन कार्टिलेज बोन टू बोन होती है, यहाँ पे आपके पास मसल या टेंडन्स के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इन्होंने नी जॉइंट एग्जाम्पल दिया, और आपके पास बरसात दिखाए हुए सुप्रापिटेलर होता है, प्रीपिटेलर है, इंफ्रापिटेलर है, और पेस इनसाइड। अच्छा, अब ये जो मेजरली बरसात है ना, ठीक है, इनका मेजर काम ही यही था कि कुशनिंग इफेक्ट देता था, मतलब आपके पास दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं बनने देते। लेकिन अगर ये इन्फ्लेम्ड हो जाते तो इट सेल्फ ये काफ़ी हद तक कंडीशन ख़राब कर देते, ठीक है। इस ऐसी ही कंडीशन को आप बर्साइटिस कहते हो, जहाँ पे इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मूवमेंट अफेक्ट हो रही है, ठीक है,
और ये मतलब पेनफुल बन जाते हैं, काफ़ी हद तक पेनफुल होती है। मतलब अब मूवमेंट के साथ साथ इसकी पेन बहुत इंक्रीज होती है और मूवमेंट के साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी इंक्रीज होती है, ठीक है। मतलब आप हर मूवमेंट के साथ पेशेंट को फील होगी कि मुझे पेन भी हो रही है, इन्फ्लेमेशन भी हो रही है और प्रॉब्लम बढ़ रही है, ठीक है। तो जितना वो चलेगा उतना ज़्यादा उसको ये फील होगा कि मेरी कंडीशन वर्स हो रही है, ठीक है। अब इसके सबसे ज़्यादा कॉमन जो कॉज हो सकती है वो ओवर यूज़ हो सकती है, रिपीटिशन हो सकती है, कोई भी इम्पैक्ट आ गया आपके पास इस एरिया पे तो मेजरली आपके पास या एक्यूट इंजरीज हो सकती हैं, सब्सिक्वेंट इन्फ्लेमेशन, बार बार उस पे सराउंडिंग टिश्यूज पे अगर इन्फ्लेमेशन हो रही थी या कोई इशू ऐसा चल रहा था जो सराउंडिंग टिश्यूज को अफेक्ट करता था, उसने बर्सास को भी एट द एंड अफेक्ट कर दिया, ठीक है। सो ये कंडीशन भी ब्रेस्ट आइज एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन के थ्रू ट्रीट हो जाती है, लेकिन स्टिल आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे केयरफुली देखनी होती हैं, ठीक है, पर्साइटिस में। मतलब पिनियन स्वाइलिंग देखिए। अब इसकी कॉमन एग्जांपल ये है कि एशलेस टेंडन बर्साइटिस बहुत कॉमन होता है क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग बहुत एब्रप्ट होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग मतलब मेजरली रनर्स में होता है ना, तो रनर्स की क्या होता है कि जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग हार्ड होगी उतनी ज़्यादा आपके पास एशलेस टेंडन का जो वर्सा है वो अफेक्ट होगा, या कैल्केनियस के बीच में वर्साइटिस। तो मेजरली ये कॉमन साइट्स हैं कुछ जो आपके पास अफेक्ट होती हैं। अगर रनर्स हैं तो उनमें कौन सी है, अगर आपके पास टेनिस प्लेयर्स हैं तो वहाँ पे कौन सा वर्सेस है, ये पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, उनके काम के अकॉर्डिंग, उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग, उन एथलीट्स के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये आपके पास चीज़ें अलग अलग है, ठीक है। पेन होगी पॉसिबली, लाइक स्वेलिंग भी आगे, मेजरली सिम्टम्स पेन और स्वेलिंग ही होता है बर्साइटिस का। आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि यहाँ पे मेजर कॉज क्या है, कि इसके बैक साइड पे क्या चीज़ चल रही थी और आपने अब इस चीज़ को कैसे डील करना है, ठीक है। तो मेजरली बर्साइटिस थी कंडीशन। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस आपके पास क्या होता है कि मेजरली लोग कहते हैं कि ये एजिंग के साथ कॉमन होता है, ठीक है। अर्थराइटिस जॉइंट की इन्फ्लेमेशन है। अब कहीं पे भी यहाँ बर्सा नहीं है, यहाँ पे कोई डिसलोकेशन नहीं है, कोई लिगामेंट्स टारगेट नहीं है, इट्स सेल्फ जब जॉइंट इफेक्ट होता है ना तब हमारे पास अर्थराइटिस होता है, ठीक है। पेन, स्वेलिंग, बहुत स्वेटी के साथ आपके पास जब आती हैं तो हमारे पास अर्थराइटिस होता है, ठीक है। अब हम सिंपल से पहले एग्जाम्पल से देखते हैं कि नॉर्मल जॉइंट होता है ना वो आपका ऐसा होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया तो हमारे पास बेसिकली बोन्स इस तरह से आ गई, रोमाटॉइड अर्थराइटिस हो गया तो आपके पास ऐसे आ गया। अब दोनों में आपको मैं डिफरेंस बताती हूँ हम आगे जब डिस्कशन करेंगे, तो लेकिन आपके पास मेजरली आपने ये पिक्चर से देख लिया, ठीक है। ओके, हम वापस चलते हैं, ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है ना वो बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। एक तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो इसका मतलब कि ये इट्सेल्फ आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक कर रहा था, ठीक है। तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल हेल्दी टिश्यूज हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब अब आपके पास एडल्ट्स में कॉमन तो है, लेकिन कुछ ऐसा जुवेनाइल रूमेटॉइड अर्थराइटिस है जो आपके पास बच्चों में भी होता है, ठीक है। तो इसकी मेजर कॉज जो होती है ना, लोग यही कहते हैं कि, या आप यही डिस्कशन देखते हो डिफरेंट तरह से, आपने रिसर्चेज में भी आपने ये शायद डिफरेंट एरियाज पे पढ़ा होगा कि लाइक आपके पास रोमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है, अगर किसी को नहीं आइडिया तो मेजरली इसकी सबसे बड़ी कॉज क्या होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। ये इट्स सेल्फ ऑटोइम्यून होता है, इसको बैक साइड पे कोई कॉज नहीं चाहिए होती, आपकी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम ही अपने ही बॉडी पे अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके एंड रिजल्ट पे आपके पास रूमेटॉइड अर्थराइटिस आता है। और अर्थराइटिस सिंपली आपको मैं अगर बताऊं तो आपकी जो दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होती है उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। अब आपको हम देखते हैं कि हमने पिक्चर्स कैसे देखा था, ये आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास क्या है, कार्टिलेज प्रेजेंट थी। अब यहाँ पे आपको कार्टिलेज नहीं नजर आ रही है, वो कार्टिलेज सारी डैमेज हो गई है और अर्थराइटिस में, ठीक है। ऑस्टियो नहीं देखते, पहले रोमेटॉइड की एग्जांपल देते हैं। अब रोमेटॉइड में सिर्फ ये नहीं हुआ कि ये कार्टिलेज डैमेज हुई, बट इट्सेल्फ आपको नजर आ रहा है यहाँ पे बोन कितनी हद तक डैमेज है, ठीक है। बोन इट्सेल्फ जो उसकी अपनी शेप है उसने वो भी लूज कर दिया है और बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ गई है, जो स्पेस इसके बीच में थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है, ठीक है। सो ये कार्टिलेज जो प्रेजेंट थी वो आपके पास बिल्कुल खत्म हो गई है।
उसके बाद आपके पास जो आप स्वेलिंग है वो बहुत स्वेयर है, ठीक है इसमें। और आपके पास ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेजर डिफरेंस यही होता है कि आपके पास रूमेटॉइड का जो पेशेंट आता है ना, वो बहुत स्वेयर स्वेलिंग के साथ, इन्फ्लेमेशन के साथ आता है, पूरी रेडनेस हुई हुई होती है, स्वेलिंग होती है और पेनफुल स्वेलिंग होती है, ठीक है। हाथ लगाने से आपको पेशेंट की फील होती है वो पेन, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ गया, अब इसमें अदर सिम्टम्स हमारे पास एनीमिया आ गया, फटीग आ गई, मस्कुलर एट्रोफी हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, डिफरेंट हो गए चेंजेस आते हैं, ठीक है। लाइक इसके अलावा मतलब जैसे हमारे पास सिम्टम्स आ गया, पेन हमने कहा, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, इनके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं ना, पेशेंट एनीमिक भी हो जाएगा, फटीग आपके पास फील होगी, आपके पास पेशेंट के मसल्स की एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस और सिस्टम की चेंजेस भी होते थे, क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस सिर्फ आपके पास सिर्फ बोन्स को एक्ट नहीं कर रहा होता, सिस्टमिकली भी बहुत से डिजीजेस अदर देन अर्थराइटिस कॉज करता है, ठीक है। सो मेजरली इसकी मैनेजमेंट में हम लोग क्या कहते हैं, मेडिकेशन के थ्रू ही ज़्यादातर होती है, ठीक है, क्योंकि फिजिकल थेरेपी इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे देते हो, आप मैनेजमेंट के तौर पे देते हो, ट्रीट नहीं करते आप इस कंडीशन को, क्योंकि इस कंडीशन का ट्रीटमेंट इट्स सेल्फ मेडिकेशन के थ्रू भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सिम्टोमेटिकली आप ट्रीट करते हो क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। हाँ, अगर पर्सन की इट्स सेल्फ इम्यूनिटी अच्छी होती है, इम्यूनिटी के ऊपर काम किया जाता है, तो काफ़ी हद तक आप पेशेंट की कंडीशन, लाइफ स्पैन, हर चीज़ इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो मेजरली आपके पास ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जब ऑटोइम्यून की बात आती है तो मेजरली मेडिकेशन के थ्रू आपके पास इम्यूनिटी को एक्ट करने के लिए, या इम्यूनिटी जो होती है उसको हेल्दी टिश्यूज़ को डैमेज करने से रोकने के लिए आपको वहाँ पे मेडिकेशन के थ्रू हेल्प लेनी पड़ती है। विद दैट आप पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हो कि आप किस तरह से कौन सी मूवमेंट्स करो तो आपके पास स्वेलिंग रिड्यूस हो जाएगी, आपके पास काफ़ी हद तक इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगी, आइसिंग वगैरह करवाते हो आप पेशेंट की कंडीशन को देख के, उसके अकॉर्डिंगली, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेस को डिज़ाइन करते हो, फिर आप पेशेंट को ट्रीटमेंट गाइडलाइंस देते हो, ठीक है। और ओके, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के मेजरली जो पेशेंट होते हैं ना, आप उनको डिज़ाइन करने के बाद आप उनको बस गाइडलाइंस देते हो कि आपने कैसे करना है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये बहुत रेयर कंडीशन है, इतने कम भी नहीं होते और इतने ज़्यादा भी नहीं होते, क्योंकि जितने ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन है ना, इस तरह से नहीं होते। हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन फॉर्म है अर्थराइटिस की, क्योंकि ये अर्थराइटिस की सेकेंड टाइप है, ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस हमने एक टाइप डिस्कस की, सेकंड वन वाज द ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। अर्थराइटिस अब सिंपल सी टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो हमारे पास जब दो बोन्स का आप कहते हो ना कि जो दो बोन्स के जोड़ने के लिए दो बोन्स के बीच में एक गैप क्रिएट करती है कार्टिलेज, वो डैमेज हो जाती है, तो तब तब हम कहते हैं कि जब तब हम कहते हैं अर्थराइटिस हो गया, ठीक है। अब रूमेटॉइड इटसेल्फ जब हमारे पास इम्यूनिटी इन्वॉल्व है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड है, ठीक है। इट्स सेल्फ एज के साथ साथ आपके पास डीजनरेशन हो रही होती है जॉइंट की डिजीज की। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस उन लोगों में कॉमन होता है जो हमारे पास सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिनका होता है, ठीक है। मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा चलते फिरते नहीं, एक्टिविटी नहीं करते, उन लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन होता है, ठीक है। विद दैट आपके पास फैमिली रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है उसकी वजह से भी इंक्रीज कर जाती है, आपके पास डिफरेंट तरह से डीजनरेशन जो होती है ना, वो दैट टाइम आपके पास बढ़ जाती है, ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जेनेटिकली आप कह सकते हो कि जेनेटिक्स हो सकती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जेनेटिक्स का बहुत कम रोल होता है, ठीक है। मतलब हम ये कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज़्यादा जेनेटिक्स की बेस पे नहीं होती, ठीक है, ये जेनेटिक्स इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इसमें। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है ना, वो आप ये कहते हो कि हाँ जेनेटिक्स इनहेरिटेंस इफेक्ट होती है, ठीक है। सो हमने यही कहा था ना कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स यही थे कि हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो रही थी जब हमने रूमेटॉइड को अफेक्ट किया था, ठीक है। लेकिन ऑस्टियो में सिंपल सी डीजनरेशन हो रही है, ठीक है। आपके पास कार्टिलेज जो होती है वो रफ सी बन जाती है स्लाइड्स अर्ली स्टेजेस में, लेकिन जितना एडवांस जाते जाओगे आपके पास कार्टिलेज या तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बोन बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगे एक दूसरे को, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके पास जो बोन के सब कॉन्ड्रल रीजन है वो बहुत थिक होने लग जाता है, ठीक है। और स्पर्स बनने लगता है, ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं। ऑस्टियोफाइट्स आपके पास दोनों में बनते हैं, ठीक है, रूमेटॉइड में भी बनते हैं, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास स्पर्स ये होते हैं कि जब आप एक्सरे देखते हो ना, एक्सरेज में आप देखोगे बोन्स की ना अलग से साइड्स पे और बोन्स क्रिएट हो रही होती है, ठीक है।
मतलब बाहर की तरफ, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ इतना बार बार फ्रिक्शन आ रही होती है, बार बार रगड़ खा रही होती है कि एट द एंड आपके पास जो बोन्स होती है ना वो इट्स सेल्फ साइड्स पे एक्स्ट्रा बोन्स की प्रोमिनेंसीज भी बनाने लग जाती हैं, एक्स्ट्रा सी ग्रोथ सी आपको बोन्स के अंदर से नजर आएंगी। दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोफाइट्स, ठीक है, जिनको आप बोन स्पर्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें भी सिम्टम्स पेन, स्वेलिंग से स्टिफनेस आती है, रेंज ऑफ मोशन की रिस्ट्रिक्शन भी आती है। कॉज इसकी भी अननोन है, मेजरली इसके क्योंकि एज रिलेटेड होता है तो हम इसके फैक्टर्स को कहते हैं कि ओवर यूज हो सकता है या अंडर यूज हो सकता है, बहुत ज़्यादा यूज करना भी और बहुत कम यूज करना, बहुत दोनों मेजरली यहाँ पे हमारे एरियाज में अंडर यूज ही कॉज होती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है। तो ओवर यूज क्योंकि बहुत सिर्फ एथलीट्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है, या आप कह सकते हो हाँ किसी का वर्क ऐसा है जिसमें ओवर यूज होता हो सकता है, उन केसेस में होता है। मेजरली टारगेट आपके, क्योंकि पता है आपके पास मेजर जॉइंट्स होते हैं, जैसे आपके पास आ गया हिप जॉइंट, नी जॉइंट, ठीक है। लेकिन रूमेटॉइड में इस तरह से बिल्कुल ऑपोजिट है, इसमें स्मॉल जॉइंट्स टारगेट होते हैं। मेजरली आपके पास फिंगर्स के जॉइंट्स बहुत ज़्यादा आपको सबसे पहले जो होते हैं ना सिम्टम्स देना स्टार्ट करते हैं, फिंगर्स के जॉइंट्स। और आप में दोनों में डिफरेंस सब ये भी है कि जो आपके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है ना वो दोनों साइड्स पे, मतलब दोनों लिम्स में, अगर लेफ्ट पे है तो राइट में एट अ टाइम हो रहा होता है, ठीक है। दोनों में सिमेट्री के साथ हो रहा होता है। लेफ्ट इफेक्ट है तो राइट भी इफेक्ट होगा, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर लेफ्ट इफेक्ट है तो इससे राइट का इफेक्ट होना नहीं बनता, ठीक है। लेफ्ट वाला अपनी टाइम पे इफेक्ट होगा अगर उसने होना है, और राइट वाला जब उसने होना है तब होगा, ठीक है। इसका क्योंकि एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई इम्यूनिटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बॉडी के अंदर इट सेल्फ कोई इशू नहीं है। तो जॉइंट का डीजनरेशन होना, किसी जॉइंट में जल्दी हो जाता है, किसी का देर से होता है, तो ये एक सेल्फ बॉडी का कंपोनेंट के ऊपर बेस करता है। तो एसिमेट्रिकल होता है इसमें हमारे पास जॉइंट की डैमेज, ठीक है। मतलब अगर एक जॉइंट एक साइड की जॉइंट इफेक्ट है तो दूसरे का इफेक्ट होना ज़्यादा लाजमी नहीं है, ठीक है। हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर दोनों साइड्स का इफेक्ट होता है, लेकिन आप डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर भी, ठीक है। और हमारे पास मेजरली अंडर यूज, ओवर यूज हमने का कॉज आ जाती है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एथलीट्स के लिए भी। और आप कहते हो ना कि एथलीट्स में क्योंकि ओवर यूज रह सकते हो आप या जो ऑक्यूपेशन जिनमें लिफ्टिंग, हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ती है, फार्मिंग होगी जैसे, उन केसेस उनमें हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ना कॉमन होता है। यहाँ पे आपको इंसिडेंस बताया है कि हिप का काफ़ी ज़्यादा जो होता है ना वो कॉमन हो जाता है, ठीक है। सो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में मूवमेंट करना, ये दोनों में बहुत डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंस है। मतलब एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ये है कि आपने बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है, लेकिन आपको बीच में रेस्ट इंटरवल्स मिलते हैं, आपको डिफरेंट तरह से लेवल्स डिवाइड हुए हुए होते हैं। आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है आपको फिजिकल एक्टिविटी उतनी चाहिए। लेकिन आपके पास जो एथलीट्स होते हैं या जिनका काम ऐसा है, कुछ ऑक्यूपेशन है जिनको बहुत भारी चीज़ें उठानी है, जिन केसेस में उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस ओवर यूज की वजह से होता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। सो मेजरली आपके पास कॉजेज ये हैं। फिर मेल अलाइनमेंट होगी, जैसे हिप एंकल, नी एंकल की होगी, ये भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर लेके जाती है कि एक दूसरे के साथ अगर मेल अलाइन है, सही से अलाइनमेंट नहीं हुई हुई, या कोई भी ऐसा इशू है, बाय बर्थ भी हो सकता है कि जैसे हम कहते हैं ना वायरस हो गया, नी का वायरस, जीनो वेलकम जिसको हम कहते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जिसमें हमारे पास एंगल बराबर नहीं है, किसी की बाय बर्थ ही जेनेटिकली एंगल एक नॉर्मल नहीं है, उन केसेस में ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्ली एजेस में भी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मेजरली कंसीडर किया जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस अबव 50, लेकिन आजकल जो केसेस आते हैं वो अर्ली स्टेजेस पे भी आते हैं, ठीक है। सो क्योंकि हमारे पास हमारी जॉइंट्स को चाहिए होता है फ्लूइड, ठीक है। दोनों बोन्स को जॉइंट को एक नॉर्मली वर्क करने के लिए फ्लूइड चाहिए, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है। जब वो साइनोवियल फ्लूइड, आर्टिकुलर कार्टिलेज सब कुछ हमारे पास डिसरप्ट सी हो जाती है, तो हमारे पास ना तो न्यूट्रिएंट्स सही से डिलीवर हो रहे हैं उस जॉइंट को, वेस्ट प्रोडक्ट सही से रिमूव नहीं हो रहे। इसके जो बेसिकली एंड हो रिजल्ट होता है वो डिटोरिएट हो जाती है, हमारे पास बहुत ज़्यादा डैमेज आ जाता है कार्टिलेज का, और दोबारा से रीमॉडलिंग होना बहुत कम होता है, ठीक है। लाइक इतना ज़्यादा चीज़ ख़राब हो जाती है मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से, एक्सेसिव स्ट्रेच की वजह से,
स्ट्रेस की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस इतने बड़े लेवल पे डेवलप हो जाता है कि ये बार-बार फिर दोबारा से हेल्थ इसकी आप बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं कर सकते। हाँ, इस लेवल पे आप रोक सकते हो कि लाइक आप हेल्थ प्रमोट करो, लेकिन बहुत कम स्टेजेस में ही इसको बहुत ज़्यादा हाँ, आप पेशेंट की डाइट बहुत अच्छी इम्प्रूव करवा सकते हो तो उन केसेस में हो सकता है, लेकिन ये भी अगर आप यंग हो। ओल्डर एजेस में ये भी चीज़ें बहुत कम होती है क्योंकि आपकी बॉडी इटसेल्फ न्यूट्रिएंट्स अब्ज़ॉर्ब करने में इतनी अच्छी नहीं रहती, ठीक है? सो आपकी है बोन की हेल्थ इटसेल्फ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। सो ये था हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो चैप्टर वाइंड अप हो गया हमारे पास। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और ये थी हमारे पास कॉमन जॉइंट पैथोलॉजीज और इंजरीज।